हेलो स्टूडेंट्स, सोशल कंट्रोल की क्लास पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सोशल कंट्रोल पार्ट 1 में सामाजिक नियंत्रण क्या है इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि सामाजिक नियंत्रण का आशय समाज में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित कर उनके व्यवहारों में एकरूपता लाना है। तो आइए अब देखते हैं इन व्यवहारों को किन साधनों अथवा अभिकरणों के माध्यम से कैसे नियंत्रित किया जाता है तथा सामाजिक नियंत्रण में विभिन्न अभिकरणों की क्या भूमिका है। सामाजिक नियंत्रण के लिए अनेक साधनों व अभिकरणों का सहयोग समाज द्वारा लिया जाता है। सामान्य अर्थ में तो अभिकरण व साधन को एक ही मान लिया जाता है, किंतु वास्तव में इनमें अंतर है जिसे समझ लेना आवश्यक होगा। अभिकरण का अर्थ उन समूहों, संगठनों तथा सत्ता से होता है जिनके द्वारा नियंत्रण को लागू किया जाता है। नियमों या कानूनों को लागू करने के माध्यम को ही अभिकरण कहा जाता है। इस प्रकार नियमों या कानूनों को लागू करने को क्या कहा जाता है? साधन। तथा माध्यम क्या है? पुलिस और न्यायालय। ये अभिकरण हुए। परिवार नियमों को लागू करने वाला मूर्त माध्यम है। दूसरे अर्थ में यह एक अभिकरण है। इसी प्रकार राज्य, शिक्षा, संस्था, प्रथाएं, परंपराएं आदि सभी अभिकरण के उदाहरण हैं। जबकि साधन का आशय विधि या तरीकों से होता है जिसके माध्यम से कोई भी अभिकरण अपनी नीतियों को लागू करता है। प्रथाएं, परंपराएं, प्रचार, जनमत, पुरस्कार और दंड तथा कानून आदि नियंत्रण के साधन के ही उदाहरण हैं। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक नियंत्रण की स्थिति को स्थायित्व प्रदान करने में अभिकरण व साधन संयुक्त रूप से भूमिका निभाते हैं। आइए हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा अभिकरण है जो सोशल कंट्रोल में सहयोग प्रदान करता है। सबसे पहले हम देखते हैं परिवार के बारे में देखेंगे। परिवार सामाजिक नियंत्रण एवं समाजीकरण का प्रमुख साधन है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार में ही जन्मता है और परिवार ही उसे समाज के आचार, विचार, विश्वास, रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य, प्रथाएं, परंपराएं, आदर्श, नियम आदि का प्राथमिक ज्ञान प्रदान करता है तथा समाज में प्रचलित नियमों का पालन करने की प्रेरणा प्रदान करता है तथा उसे नागरिकता की शिक्षा देता है। परिवार चूंकि एक प्राथमिक समूह है, इसलिए इसके सदस्यों में घनिष्ठ एवं भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं। परिवार अपने सदस्यों के आचरण, व्यवहार और कार्यों पर कड़ा नियंत्रण किए रहता है तथा हमेशा सभी पर इस प्रकार का दबाव बनाए रखता है कि वे समाज में प्रचलित नियमों, आदर्शों व कानूनों का पालन करते रहें। चूँकि इनको तोड़ना असामाजिक कृत्य माना जाता है, इस कारण यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उसे परिवार में प्रेम, सहयोग, अपनत्व आदि जगह अपमान, निंदा, घृणा व तिरस्कार प्राप्त होता है और उसे परिवार का हितैषी नहीं समझा जाता। चूँकि व्यक्ति के जीवन का अधिक भाग परिवार के सदस्यों के बीच रहकर ही कटता है, फलतः घृणा, निंदा व अपमान के भय से बचने हेतु वह असामाजिक कार्यों एवं व्यवहार से दूर ही रहना ठीक समझता है। इस प्रकार परिवार सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में प्राथमिक रूप से सहयोगी की भूमिका निभाता है। वास्तविकता तो यह है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, यह बड़ी सीमा तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसका पालन पोषण किस प्रकार हुआ है, कैसे परिवार में हुआ है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। अब देखते हैं हम दूसरी संस्था के बारे में, प्रथाएं। प्रथाएं किस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण में सहयोगी हैं? प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन है। प्रथाएं चूँकि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं, जिन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त रहती हैं। वास्तव में प्रथा व्यवहार के वे मान्य तरीके होते हैं जिनको समाज के अधिकांश सदस्य एक लंबे समय से स्वीकार करते रहे हों, जो कि आदत के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। इस प्रकार प्रथाओं के साथ सामाजिक सहमति जुड़ी होती है और इन्हें मानना ही उचित माना जाता है। व्यक्ति इन्हें इस कारण से नहीं मानते कि वे वास्तव में उचित होती हैं, बल्कि वे उन्हें उचित इस रूप में मानते हैं कि अधिकांश व्यक्ति इन्हें उचित मानते हैं। यही भावना एक शक्ति के रूप में व्यक्ति को समाज स्वीकृत व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं और जो व्यक्ति प्रथाओं को नहीं मानता या प्रथाओं के अनुरूप व्यवहार व कार्य नहीं करता, समाज के सदस्यों द्वारा उसकी आलोचना व निंदा की जाती है। अतः सामाजिक निंदा से बचने हेतु व्यक्ति
स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप ही व्यवहार करना ठीक समझते हैं। प्रथाओं के पालन का आदेश कानून नहीं देता, बल्कि व्यक्ति स्वभाव से ही इनके अनुसार कार्य करता है। आगे देखते हैं हम जनरीतियाँ किस प्रकार से सोशल कंट्रोल में सहयोग करती हैं। प्रथाओं के अनुरूप ही जनरीतियाँ भी वे विधियाँ हैं जो कि व्यवहार करने के लिए समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती हैं। जनरीतियों की उत्पत्ति सोच विचार कर या जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि इनका जन्म स्वतः ही हो जाता है। एक जैसी जनरीतियाँ बन जाती हैं। समाज के सभी सदस्य इनका पालन करते हैं, इसलिए नए सदस्य बिना सोच विचार के इनका पालन करने लगते हैं। जैसे कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। चूँकि जनरीतियाँ से सामाजिक शक्ति जुड़ी होती हैं, अतः इनके अवहेलना करना या अस्वीकार करना सामान्य नहीं होता। तो ये भी एक सामाजिक नियंत्रण का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। आगे देखते हैं हम लोकाचार या रूढ़ियों के माध्यम से कैसे सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। लोकाचार अनौपचारिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जब जनरीतियों में सामाजिक कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाती हैं, तो वह लोकाचार या रूढ़ि का रूप ले लेती हैं। यह जनरीतियों की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं तथा इसमें उचित अनुचित या अच्छे बुरे का भाव निहित रहता है। इस कारण इनके विपरीत कार्य या व्यवहार करने वाले के लिए कड़े दंड की व्यवस्था समाज करता है। लोकाचार को स्वीकार करना, इसके निर्देशानुसार आचरण व्यवहार तथा कार्य करना नैतिक रूप से उचित माना जाता है तथा अनैतिक आचरण व्यवहार तथा कार्य करने पर व्यक्ति को हास्य, व्यंग्य, आलोचना तथा घृणा व तिरस्कार का अधिकारी बनना पड़ता है, जो कि व्यक्ति नहीं बनना चाहते। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि लोकाचार सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त साधन है। आगे हम देखते हैं धर्म। धर्म भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में धर्म का महत्व अत्यधिक है। प्रत्येक धर्म में स्वर्ग नरक तथा पाप पुण्य की धारणा निहित होती हैं तथा दंत कथाओं, धार्मिक ग्रंथों व गाथाओं में यह स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह अच्छे या समाज व धर्मानुसार व्यवहार व आचरण करने पर स्वर्ग तथा इसके विरुद्ध कार्य हेतु नरक प्राप्त होगा। इसलिए भी व्यक्ति अपना आगे का जीवन सुधारने हेतु तथा स्वर्ग प्राप्त करने की लालसा में समाज स्वीकृत व्यवहार करना ही उचित मानते हैं। इस प्रकार धर्म मानव व्यवहारों, आचरणों व कार्यों पर नियंत्रण रखकर सद्गुणों का विकास करता है तथा व्यक्ति का विकास करके सुरक्षा व संतोष प्रदान करके सामाजिक नियंत्रण में सहयोग प्रदान करता है। आइए देखते हैं हम एक और कानून। औपचारिक साधन है जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में कानून की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कानून व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्यों को करने हेतु एक निश्चित प्रकार का मार्ग बताता है। कानून लिखित या अलिखित किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे कि जब समाज सरल व सादा था तो अलिखित कानून के रूप में प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, आदर्श, नियम, प्रतिमान आदि का समाज में महत्व था। किंतु जब समाज जटिल व विस्तृत है, इस कारण लिखित कानून का महत्व अधिक हो गया है, जिससे कि समाज में प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक सदस्य पर बिना किसी पक्षपात एवं भेदभाव के नियंत्रण स्थापित किया जा सके और समाज के सभी सदस्यों को नियमों के अनुरूप व्यवहार व कार्य हेतु प्रेरित किया जा सके। कानून का निर्माण करने व लागू करने का कार्य सरकार या निश्चित संगठन को रहता है तथा कानूनों की रखवाली का अर्थ पुलिस, न्यायालय, कारागार आदि द्वारा होता है। चूँकि कानून का उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था रहती है, जो कि आर्थिक, शारीरिक व मानसिक स्वरूपों में रहती हैं। अतः व्यक्ति दंड से बचने तथा दंड के भय से ऐसे कार्य या आचरण नहीं करते जो कानून विरुद्ध हो, वरन सामाजिक एवं वैधानिक मान्यता प्राप्त व व्यवहार आचरण करना उचित मानते हैं। इस प्रकार कानून सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन होते हैं। आगे हम देखते हैं प्रचार प्रसार के माध्यम से भी सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। समसामयिक युग में प्रचार सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। प्रचार के माध्यम से व्यक्तियों के आचरण, व्यवहार तथा कार्यों को नियंत्रित करने में बड़ा सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रचार के माध्यमों में समाचार पत्र, साहित्य, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, प्रदर्शनी व मेले प्रमुख हैं, जिनका सहयोग लेकर नेता, समाज सुधारक व समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने विचारों को जनता के सामने रखता है और उन्हें अच्छे बुरे दोनों पक्षों से अवगत कराते हैं तथा व्यक्तियों को उचित व्यवहार व कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं।
प्रचार के द्वारा ही बाल विवाह, छुआछूत, अंधविश्वास जैसी कुप्रथाओं की समाप्ति कर पाने में समाज कुछ सीमा तक सफल हो सका है। जैसे कि आपने देखा होगा, फिल्म हॉल में मूवी स्टार्ट होने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आपने देखे होंगे। ये प्रचार प्रसार के द्वारा सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। आगे हम देखते हैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सामाजिक नियंत्रण में सहयोग प्रदान करती है। जिस प्रकार कानून तथा पुलिस सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार शिक्षा वह शक्तिशाली माध्यम है जो कि छात्रों को जीवन में समाज स्वीकृत आचरण, व्यवहार तथा कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को समाज के नियम, मूल्य व कानूनों से परिचित कराया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि इनके अनुरूप व्यवहार व कार्य करना ही क्यों उचित है। उन्हें आज्ञाकारिता, अनुशासन, व्यवहार के तरीके आदि गुणों से परिपूर्ण किया जाता है। स्कूल वह संदर्भ प्रदान करता है जिससे कुशलताओं को सीखा जाता है। इस तरह वह लघु रूप में समाज है, सामाजिक व्यवस्था का एक मॉडल है। शिक्षित व्यक्ति नियम व कानूनों को तोड़ने तथा सामाजिक कृत्यों को परिणामों से भलीभांति परिचित रहता है। फलतः वह अपना आचरण, व्यवहार व कार्य समाज स्वीकृत ढंग से ही करता है तथा अशिक्षित व्यक्ति को भी सत्य असत्य, उचित अनुचित, सामाजिक असामाजिक व्यवहारों, कार्यों से परिचित करा के तथा परिणामों से अवगत करा के उन्हें भी सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार व आचरण करने को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था द्वारा व्यक्तियों को जीवन निर्वाह का समाज स्वीकृत ढंग तथा व्यवहार, आचरण व कार्य करना सिखाया जाता है, जो कि सामाजिक नियंत्रण में बहुत उपयोगी होता है तथा सहयोगी होता है। आगे हम देखते हैं कि पुरस्कार और दंड के माध्यम से कैसे सोशल कंट्रोल किया जाता है। पुरस्कार और दंड भी उन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में से हैं जिनका कि सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में अत्यधिक महत्व है। मानव स्वभाव प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी रहा है। यदि कोई कार्य करता है तो उसके बदले में वह कुछ अवश्य चाहता है। पुरस्कार मानव की इसी इच्छा की पूर्ति करता है। इस रूप में पुरस्कार एक प्रकार से व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। बालकों के लिए यह साधन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब एक व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है तो उससे दूसरे व्यक्तियों को भी ऐसे करने की प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार दंड भी सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में कार्य करता है। यदि व्यक्ति समाज के नियमों या मर्यादाओं की अवहेलना करता है और ऐसा करने पर उसे दंड मिलता है तो भविष्य में ऐसी बहुत कम संभावनाएं होती है कि वह कोई कार्य दोबारा करें तथा इसके साथ ही दूसरे व्यक्तियों के मन में भी दंड के प्रति भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्तियों के आचरण, व्यवहार एवं कार्यों पर नियंत्रण के लिए अनेक अभिकरणों व साधनों का सहयोग लिया जाता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने तथा सामाजिक संगठन या समाज के स्थायित्व के लिए व्यक्तियों के व्यवहार व कार्यों पर नियंत्रण अति आवश्यक होता है। नियंत्रण के अभाव में सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः सामाजिक नियंत्रण प्रत्येक समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज का अस्तित्व बना रहना संभव नहीं है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने सोशल कंट्रोल को स्पष्ट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।